हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इकोनॉमिक्स का विकास किस तरीके से हुआ, इकोनॉमिक्स में हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। तो ये वीडियो हमारा बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। ये हमारा चैप्टर का मेन थीम है। तो इसमें हम शुरुआत में जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी या फिर जिन्होंने पहले कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, तो हम उनको साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स से क्या अभिप्राय है। तो जो इकोनॉमिक्स है ये सोशल साइंस से रिलेटेड होता है। सोशल साइंस कह दीजिए या सामाजिक शास्त्र कह दीजिए, ये एक इससे ही संबंधित है और इसके अंदर ही हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आर्थिक मतलब मुद्रा से रिलेटेड जो भी मनुष्य क्रियाएं कर रहा है उसका हम इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो आदमी है उसकी आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं कि मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ हो, जितनी चीज़ें हो सकती है उतनी चीज़ें वो लेना चाहता है और वो चाहता है कि मेरी जितनी भी आवश्यकता है वो संतुष्ट हो जाए। और जैसे ही उसकी एक आवश्यकता संतुष्ट होती है, तुरंत ही उसकी दूसरी डिमांड आ जाती है कि यार मेरे पास एक गाड़ी तो आ गई, अब मेरे पास एक दूसरी गाड़ी और हो तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इकोनॉमिक्स में हम यही देखते हैं कि जो मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको किस तरीके से संतुष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट पैसे तो हो नहीं सकते। कोई बहुत ज़्यादा बिलियनियर नहीं है और जो बिलियनियर भी उनकी भी दूसरी आवश्यकताएं होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तो हम इसमें यही देखते हैं कि हम जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हमने सीमित साधनों या सीमित पैसे से किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। अगर हम संक्षेप में कहें या फिर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इकोनॉमिक्स में मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के द्वारा किया जाता है। मतलब यह है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो असीमित है कि वो चाहता है कि मेरे पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हों, लेकिन उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में साधन या धन नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में इस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा कि जो भी उसकी असीमित आवश्यकताएं हैं वह अपने सीमित साधनों से किस प्रकार से पूरी कर सकता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ दोज एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच आर concerned with the satisfaction of unlimited wants by utilizing limited resources। अब हम ये देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स का विकास है वो किस तरीके से हुआ या फिर क्या है। जो हमारा अर्थशास्त्र शब्द है वो आप सबको ही पता है कि ये इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश शब्द है उसका हिंदी का रूपांतरण ही है। और जो इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये हमारे ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, ओकियस और नेमिन, इनसे मिल के बना है। जो हमारा इकोनॉमिक शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ओकियस और नेमिन दो अलग अलग शब्द हैं। ओकियस का मतलब होता है हाउसलैंड मतलब घरेलू, और नीमैन का मतलब होता है टू मैनेज मतलब किस तरीके से इसका प्रबंध किया जाता है। तो ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकियस और नेमिन, इन दोनों से मिलकर इकोनॉमिक्स शब्द बना है। और इसका हम कह सकते हैं कि घरेलू प्रबंध हिंदी में, कि इसको घरेलू प्रबंध है कि हमारे घर का प्रबंध हम किस तरीके से करते हैं, इसका हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी कहते थे हम इकोनॉमिक्स को, क्योंकि पॉलिटिकल के साथ ही इसका अध्ययन किया जाता था या फिर पॉलिटिकल रूप में इसको हम देखते थे। और इसके अनुसार ही इसको राज्य की एक प्रबंध शाखा के रूप में माना जाता था, प्रबंध या मैनेजमेंट शाखा के रूप में हम इसको अध्ययन करते थे। और जो अपने भारत के जो विद्वान हुए हैं चाणक्य और कौटिल्य, और इनकी पुस्तकें अर्थशास्त्र, इसमें भी इन्होंने राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण को लेकर ही इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो
प्रोफेसर मार्शल ने किया था। मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो 1890 में पब्लिश हुई थी। इस चीज़ को आप थोड़ा याद रख लेना कि इकोनॉमिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग मार्शल ने किया था, और इनकी किताब का नाम भी आप याद रखिएगा। इनकी किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये पब्लिश कब हुई थी? 1890 में। और जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्र है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र, जो हम आज का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, इसकी खोज एडम स्मिथ ने की थी, और आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो कौन है? एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ की किताब का नाम भी आप याद रखिएगा, राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, और ये पब्लिश हुई थी 1776 में। तो जो एडम स्मिथ की बुक है वो कौन सी है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और ये पब्लिश हुई है 1776 में। इसको भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि एडम स्मिथ की किताब का नाम क्या है, अर्थशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है। तो आप एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इसको थोड़ा बहुत याद रखिएगा। वेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था। ये जो रेगनर फ्रिश है, ये नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं। 1933 में इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में मोस्टली हम माइक्रो और मैक्रो का ही अध्ययन करते हैं फिर बाकी जो भी है वो इसकी ब्रांचेज के रूप में आ जाता है। मेन हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और मैक्रो को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। माइक्रो को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मुख्यतः हम कीमत सिद्धांत के बारे में ही पढ़ते हैं। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत, मीन्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय का और रोजगार का सृजन किस तरीके से होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 1933 में नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री थे रेगनर फ्रिश, उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। दो भाग कौन कौन से थे? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। व्यष्टि और समष्टि के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिटेल में अध्ययन करेंगे कि दोनों के अध्ययन क्षेत्र क्या क्या हैं, दोनों की सीमाएं क्या क्या हैं। एक इम्पोर्टेंट आप ये भी याद रखिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो विकास है कीन्स के द्वारा ही हुआ है। कीन्स को ही समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और कीन्स की एक पुस्तक आई थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और ये पब्लिश हुई थी 1936 में। इसके जब प्रकाशन हुआ, इसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र का विकास तेजी से हुआ। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो विकास है आप याद रखना कीन्स के द्वारा हुआ, और कीन्स की बुक है, ये आप याद कर लेना कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और ये पब्लिश हुई थी 1936 में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। इसमें हम देखते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित है, और उसके पास जो भी उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन है वो हमारे पास सीमित होते हैं, आवश्यकताएं सीमित होती है। तो अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। फिर हमने देखा कि जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक भाषा के जो शब्द है ओकियस और नेमिन, इनसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंध। फिर हमने देखा कि जो इकोनॉमिक्स है वो एडम स्मिथ को इसका जनक माना जाता है, और जो एडम स्मिथ की बुक का नाम है वो हमने देखा कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये पब्लिश हुई थी 1776 में। फिर हमने देखा कि एक नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे रेगनर फ्रिश, उन्होंने इकोनॉमिक्स को 1933 में दो भागों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद में हमने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो कीन्स माना जाता है, और जो इनकी बुक आई थी 1936 में, उसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्यतः विकास हुआ। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या आए तो पूछ लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, बाय।